उसने बंगले के गेट पे रुककर गहरा सांस लिया। गेट इतना शानदार था कि उसके सामने उसकी अपनी मौजूदगी बहुत छोटी महसूस हो रही थी। उसने चादर को थोड़ा दुरुस्त किया और झिझकते हुए बेल बजा दी। कुछ लम्हे बाद एक मुलाजिम ने दरवाजा खोला और उसे अंदर आने का इशारा किया। उसके दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थीं, मगर वो खुद पे काबू पाते हुए कदम आगे बढ़ाने लगी। बंगले का वसी लॉन और अंदरूनी हिस्से की शानदार आराइश देखकर उसकी आंखें चुंधिया गई थीं। वो खुद को पुरएतमाद और मजबूत रखने की कोशिश कर रही थी। उसे इस जॉब की अशद जरूरत थी। बैठे प्लीज, एक गहरी पुरसकून आवाज ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया। सामने खूबरू मर्द खड़ा था, जिसकी शख्सियत ने चंद लम्हे के लिए उसको साकित कर दिया। लंबा कद, कुशादा पेशानी और गहरी आंखें जो जैसे किसी की रूह तक छांग सकती हों। वो एक स्याह रंग के सूट में मलबूस था। उसकी आंखों में थकावट थी, मगर चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। मैं असफन यार खान हूँ, ये मेरा घर है। आप यहाँ जॉब के लिए आई हैं? उसने सीधा सवाल किया था। लहजे में एक ठहराव था। जी, मैं बेबी सिटर की जॉब के लिए आई हूँ, उसने नजरें झुकाकर जवाब दिया। असफन यार ने उसे सर से पांव तक देखा। उसकी नजरों में कोई बेजा सख्ती नहीं थी, सिर्फ संजीदगी थी। तजर्बा है आपके पास? नहीं, लेकिन मैं जिम्मेदारी समझती हूँ और सीखने की कोशिश करती हूँ, उसने पुरएतमादी से जवाब दिया। ये जॉब आसान नहीं है। मेरी मिसेज बीमार है और मेरा बेटा ज्यादा वक्त माँ के बगैर नहीं रह सकता। वो हसास है, अगर आपसे कोई गलती हुई तो? असफन यार ने गहरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। सर, गलतियां इंसानों से ही होती हैं, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आपको मायूस ना करूं, और अगर कभी कोई गलती हो भी गई तो मैं उसे ठीक करने की जिम्मेदारी लूंगी। उसके बाद पे असफन यार के लबों पे हल्की सी मुस्कुराहट आई। आप पढ़ाई कर रही हैं या पढ़ चुकी हैं? उसने अगला सवाल किया। जी, मैंने इंटर किया है और आगे पढ़ाई जारी रखने का इरादा है, उसने पुख्ता लहजे में जवाब दिया। तो ये जॉब क्यों करना चाहती हो? असफन यार ने संजीदगी से पूछा। क्योंकि मुझे इस जॉब की जरूरत है। मेरे वालिद हयात नहीं हैं, कहते हुए उसके चेहरे और लहजे में उदासी आ गई। असफन यार ने कुछ देर खामोशी से उसे देखा। वो एक रहमदिल इंसान था, उसका दुख महसूस कर सकता था। आप कल से आ सकती हैं, वो अचानक बोला था। जी सर, मैं कल से आ जाऊंगी, उसने फौरन जवाब दिया। ठीक है, लेकिन याद रखें ये जॉब सिर्फ मेरे बेटे की देखभाल तक महदूद नहीं होगी। आपको उसके अलावा भी मुलाजमीन की मदद करनी होगी। असफन यार ने आखिरी बात कही और उठ खड़ा हुआ। सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको शिकायत का मौका ना दूं, उसने पुरएतमाद लहजे में कहा, और इजाजत तलब करने के बाद बंगले से बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही उसने आसमान की तरफ देखा। उसका दिल खुदा के शुक्र से लबरेज था। उसके लिए ये जॉब सिर्फ एक मौका नहीं, बल्कि हालात को संवारने की उम्मीद थी। घर के अंदर कदम रखते ही हीरा ने गहरी सांस ली, जैसे बाहर की दुनिया की थकन को अपने अंदर दबाने की कोशिश कर रही हो। छोटा सा घर जिसकी दीवारें वक्त की सख्ती और गुर्बत की कहानी सुनाती थीं। बहुत ज्यादा सामान से भरा हुआ था, लेकिन हर चीज अपनी जगह पर थी। कोने में एक पुराना चूल्हा धीमी आंच पर जल रहा था। उसके करीब नजमा बेगम बैठी दान में पानी मिला रही थी ताकि सबके लिए खाना पूरा हो सके। उनके चेहरे पर छुरियां और आंखों में गुर्बत की थकन थी। आ गए हीरा बेटा, नौकरी मिल गई? नजमा बेगम ने उसको देखकर सवाल किया था। लहजे में एक उम्मीद थी। जी अम्मी, इंटरव्यू दे दिया है, कल से जॉब शुरू है, वो मुस्कुराकर बोली थी। नजमा बेगम ने सुकून की एक हल्की सांस ली और चूल्हे पे रखी हांडी को चम्मच से हिलाने लगी। वो माँ को मुतमईन करके कमरे में आ गई, जहाँ आलिया और नबीला फर्श पे पुरानी कापियों पर झुकी हुई थी। आलिया, जो 11 साल की थी, अपनी किताब के सफ़े पलटते हुए उलझी हुई नजर आ रही थी। आपको पता है, आप भी आज हमारी टीचर ने कहा कि नई यूनिफॉर्म पहन कर आना जरूरी है, आलिया ने मासूमियत से कहा और अपनी नजर हीरा पर जमाई। फिक्र मत करो मेरी जान, मैं जल्दी ही पैसे ले आऊंगी तो आपको नई यूनिफॉर्म भी दिला दूंगी, और किताबें भी, और मेरे नए शूज। नबीला ने भी फौरन सवाल किया, जो आलिया से 2 साल छोटी थी और अपने पुराने स्कूल के शूजों को हाथ में थामे बैठी थी, जिनके तलवे तकरीबन खत्म हो चुके थे। तुम दोनों के लिए सब कुछ लाऊंगी, बस थोड़ा सा सब्र कर लो, हीरा ने नर्म लहजे में धीरे से कहा।
माँ ने हांडी का ढक्कन बंद करते हुए कहा, बेटा खुद को ज्यादा ना थका लेना, हम तो जैसे भी हैं गुजारा कर लेंगे। नजमा बेगम भी अंदर आ गईं। अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बस दुआ करें कि ये जॉब मेरे लिए अच्छी साबित हो। हीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मगर अंदर से वो भी अपने हालात का बोझ महसूस कर रही थी। कमरे में मध्यम रोशनी और खामोशी छाई थी। हीरा ने एक तरफ बैठकर अपनी चादर उतारी और दीवार के साथ टेक लगा ली। उसकी नजरें अपनी छोटी बहनों पर थीं, जो मासूमियत से अपनी दुनिया में मगन थी, और नजमा बेगम जो चुपचाप अपनी थकन को छुपा रही थी। यही 3 चेहरे थे जो उसकी जिंदगी का मरकज थे, उसकी कुल कायनात। आज उसकी जॉब का पहला दिन था। मुलाजमा उसको सारी जिम्मेदारियों से आगाह कर रही थी। इधर आओ, मैं तुम्हें सब समझा देती हूँ। मुलाजमा हाथ में झाड़ू लिए उसको अंदर आने का इशारा करते बोली। जी बताएं, हीरा ने अपनी चादर ठीक करते कहा। ये अयान का कमरा है, तुम्हें साफ रखना होगा, सकीना ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। और ये किचन, यहाँ तुम्हारा आना कम होगा, लेकिन अगर अयान को कुछ चाहिए हो तो फौरन ले आना, समझ आई? जी, लेकिन मैं ज्यादातर अयान का ही ख्याल रखूंगी ना, हीरा ने धीमे लहजे में पूछा, जो उसको बेबी सिटर की जॉब के अलावा भी जिम्मेदारियां सौंप रही थी। हाँ, वही तो तुम्हारा काम है। अयान साहब अभी ऊपर अपने कमरे में हैं, थोड़ा जिद्दी है, लेकिन बच्चों से मोहब्बत दिखाओगी तो समझ जाएगा। सकीना ने गहरी नजर से हीरा को देखा और बोली, और सुनो, साहब से बात करते वक्त मुहतात रहना, वो ज्यादा बातों को पसंद नहीं करते। जी मैं ख्याल रखूंगी, हीरा ने सर हिलाया। ठीक है, चलो मैं तुम्हें अयान से मिलवाती हूँ, सकीना ने सीढ़ियों की तरफ इशारा करते कहा और आगे बढ़ गई। अस्सलामुअलैकुम अयान, क्या आप मेरा नाम जानना चाहेंगे? वो उस अयान को देखकर प्यार से बोली। मैं क्यों जानूं, आप कौन हैं? 6 साला अयान ने तकिए के पीछे छुपते हुए कहा। मैं आपकी नई दोस्त हूँ, मेरा नाम हीरा है और आज से मैं आपका बहुत ख्याल रखने वाली हूँ, हीरा ने नरमी से कहा। अयान ने थोड़ा सा झांक कर उसे देखा। दोस्त? लेकिन मेरी दोस्त तो मेरी मामा है। आपकी मामा हमेशा आपकी सबसे अच्छी दोस्त रहेंगी, लेकिन जब वो आराम कर रही होंगी तब मैं आपके साथ खेलूंगी। कैसा लगा ये आइडिया? उसके बाद पे अयान ने थोड़ा सा मुस्कुराकर सर हिलाया। ठीक है, लेकिन आप मुझे तंग नहीं करेंगी। बिल्कुल नहीं, बल्कि आपको मजे मजे के खेल सिखाऊंगी, हीरा ने खुशदिली से कहा। चंद लम्हे बाद असफंदयार कमरे में दाखिल हुआ। हीरा फौरन खड़ी हो गई। अयान, ये आपकी नई बेबी सिटर है, कैसी लगी? असफंदयार ने अयान की तरफ देखते हुए कहा। अच्छी हैं, लेकिन मुझे देखना है कि ये खेलों में अच्छी हैं या नहीं, अयान ने जिद्दी लहजे में कहा था। असफंदयार ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हीरा की तरफ देखा। ये इसकी आदत है, वक्त के साथ बेहतर हो जाएगा, लेकिन याद रखो कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। अयान बहुत हसास है और इसकी मामा की सेहत की हालत ऐसी नहीं कि वो ज्यादा वक्त अयान के साथ गुजार सकें। जी सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अयान को खुश रखूं और आपको शिकायत का मौका न दूं, हीरा ने एतमाद से जवाब दिया। अच्छी बात है, तुम्हारा पहला दिन है तो देख लो, अगर कोई चीज समझ न आए तो सकीना से पूछ लेना। मैं ऑफिस जा रहा हूं और शाम तक वापस आ जाऊंगा, असफंदयार ने अपनी घड़ी पे एक नजर डालते हुए कहा। जी सर, शुक्रिया, हीरा ने धीमे लहजे में जवाब दिया था। असफंदयार ने अयान के सर पे हाथ रखा और उसे खुदा हाफिज कहकर कमरे से निकल गया। हीरा ने अयान की तरफ देखा और हल्के फुल्के लहजे में कहा, चलो अब हम खेलते हैं। ठीक है, लेकिन मैं ही जीतूंगा, अयान ने पहली बार दिल खोल के मुस्कुराते हुए कहा। वो 6 साल का होशियार और ज़हीन बच्चा था। शाम के गहरे रंग आसमान पर फैल रहे थे जब असफंदयार अपनी गाड़ी बंगले के गेट के अंदर ले आया। गाड़ी से निकलते हुए उसने थकन को अपने चेहरे से झटकने की कोशिश की। लॉन के रास्ते चलते हुए अंदर की हल्की रोशनी और कहकहों की आवाजें उसके कदमों को जरा तेज कर गईं। ड्राइंग रूम से गुजरते हुए उसने नजर खिड़की से बाहर डाली, जहां अयान और हीरा लॉन में बैठे एक छोटे से पजल गेम में मगन थे। अयान की हंसी और खुशी के चमकते चेहरे ने असफन के दिल को सुकून दिया था। उसने एक लम्हे के लिए ठहर के देखा, जैसे ये मंजर उसे अंदरूनी सुकून दे रहा हो। अयान की खुशी देखकर उसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। वो चुपचाप ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद वो चेंज करके नीचे आया और ड्राइंग रूम के करीब पहुंचा। साहब, खाना लगा दूं? मुलाजमा ने कहा था। हाँ, और अयान को भी बुला दो, उसने मुख्तसिर जवाब दिया और खुद डाइनिंग टेबल के करीब आकर बैठ गया। असफंदयार की आवाज पे अयान भागते हुए अंदर आया
और उसके गले से लिपट गया। पापा देखिए, आज मैंने कितनी अच्छी पजल कंप्लीट की है, अयान ने जोश से कहा। वाकई शाबाश मेरे बेटे, आप तो बहुत समझदार हो गए हो। असफंद ने अयान को गोद में उठाया और उसके माथे पर बोसा दिया। आपको अपनी बेबी सिटर कैसी लगी? उसने फिर से पूछा था। बहुत अच्छी है पापा, वो मुझसे खेलती हैं, कहानियां सुनाती हैं और मुझे हारने नहीं देती, अयान ने खुशी से बताया। असफंद ने हीरा की तरफ देखा जो दरवाजे के करीब खामोशी से खड़ी थी। असफंद ने सर हिलाया और फिर अयान को कुर्सी पर बिठाया। चलो अब डिनर करते हैं। असफंद ने अयान के गाल थपथपाए और मुलाजमा को खाने के लिए इशारा किया। डिनर के दौरान अयान अपनी दिन भर की बातें असफंद को सुनाता रहा और असफंद हर बात ध्यान से सुनता रहा। कभी सर हिलाता, कभी हल्का हंसता। हीरा ने एक तरफ खड़े होकर ये मंजर देखा था। ये शाम का वक्त था। अयान के कहकहों और असफंद की मुस्कुराहट के साथ हीरा के लिए एक उम्मीद का चिराग था जो उसके दिल को मुतमईन कर रहा था कि शायद ये जॉब उसकी जिंदगी के लिए एक नया रास्ता खोल दे, उसके माली हालात में तब्दीली आ जाए। अम्मी, मैं थोड़ी देर के लिए बाजार जा रही हूँ, कुछ जरूरी काम है, वो जॉब से आने के बाद चादर लेते बोली। बाजार? अभी खैर तो है? नजमा बेगम ने हैरत से पूछा। हाँ अम्मी, बस 2-3 चीजें लानी है, आप फिक्र ना करें। नजमा बेगम सब्जी काटते हुए हैरत से उसको देख रही थी, लेकिन कुछ न बोली। हीरा ने जल्दी से बैग उठाया और दरवाजे से निकल गई। वो दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि अम्मी मजीद सवाल न करें। बाजार की तंग गलियों में चलते हुए हीरा का दिल घबरा रहा था। वो सुनार की दुकान पर पहुंची और अंदर दाखिल हुई। जी बीबी, क्या चाहिए? दुकानदार ने उसको देखते हुए पूछा। ये बेचनी है, अच्छे दाम लगा दीजिए। उसने बैग से कपड़े में लिपटी हुई बानियां निकालकर मेज पर रखी। दुकानदार ने बानियां हाथ में लेकर गौर से देखी और तोड़ने लगा। ये बानियां तो ठीक है, लेकिन आजकल सोने के रेट नीचे जा रहे हैं, ज्यादा नहीं दे सकता, ये लें। ये 20,000 दे सकता हूँ। हीरा ने पैसों की तरफ देखा, दिल पे जबर किया और आहिस्ता से सर हिला दिया। ठीक है, दे दीजिए। चंद मिनटों बाद वो किताबों की दुकान पे खड़ी थी। किताबें लेकर वो यूनिफॉर्म और जूतों की दुकान की जानिब बढ़ गई। रात खैर पहुंचते हुए वो काफी थक चुकी थी। जैसे ही दरवाजा बजाया तो आलिया और नबीला उसकी तरफ भागते हुए आए। आप इतनी देर कहाँ रही? नबीला पूछने लगी। ये लो, तुम दोनों के लिए स्कूल की चीजें लाई हूँ। उसने सारा सामान उनके आगे रख दिया। वाह, ये सब हमारे लिए? नबीला खुशी से चीख पड़ी। कितने प्यारे शूज हैं, आलिया ने खुश होकर कहा। हीरा ने मुस्कुराते हुए उनके सर पर हाथ फेरा। दोनों अपनी चीजें देखने में मसरूफ थीं जब नजमा बेगम कमरे से बाहर आई। हीरा, ये सब कहाँ से आया? तुमने इतना खर्च कहाँ से किया? अम्मी, वो जॉब की एडवांस तनख्वाह मिली थी, बस उसी से ले लिया। नजमा बेगम ने गहरी नजर से हीरा को देखा, जैसे कुछ समझना चाह रही हो, लेकिन हीरा की मुस्कुराहट देखकर वो खामोश हो गई। हीरा ने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि नजमा बेगम को उसकी सोने की बानियां बेचने का इल्म नहीं हुआ। अयान अपनी किताब पर झुका हुआ था, लेकिन उसकी शरारती नजरों में कुछ और ही चल रहा था। अचानक वो हीरा के करीब आया और उसकी लंबी चुटिया को खींचकर खोल दिया। आपके बाल कितने प्यारे हैं, अयान ने मासूमियत से कहा। मेरी मामा के बाल तो इतने खूबसूरत नहीं है। हीरा हैरत से पीछे मुड़ी, अपने बालों को जल्दी से समेटने की कोशिश करने लगी। अयान, ये क्या बदतमीजी है? बालों को ऐसे नहीं खोलते। उसके लहजे में नाराजगी कम और नरमी ज्यादा थी। उसी वक्त असफंद यार सीढ़ियों से नीचे आते हुए रुक गया। अयान की बात उसके कानों में पड़ी तो उसका चेहरा सख्ती से तन गया। वो एक लम्हे के लिए वहीं खड़ा रहा और फिर कमरे में दाखिल हुआ। अयान, अपनी किताब पर तवज्जो दें और अपनी पढ़ाई करें, बाकी बातें बाद में भी हो सकती हैं। उसने अयान को संजीदा लहजे में टोका था। अयान ने जल्दी से सर झुका लिया और अपनी किताब की तरफ देखने लगा। असफंद यार की नजरें अब हीरा पर थीं, जो अपने बालों को दोबारा बांधने में मसरूफ थी। यहाँ आप जॉब करने के लिए आई हैं या अपनी अदाएं दिखाने? असफंद यार ने सख्त और बेलचक लहजे में कहा था। ये सब ड्रामे यहाँ मत करें, समझी? हीरा ने चौंक कर असफंद यार की तरफ देखा, लेकिन फौरन नजरें झुका ली। उसका चेहरा मारही तक के सुर्ख हुआ। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अयान की पढ़ाई पर तवज्जो दूं। ये उसकी शरारत थी, मेरी कोई गलती नहीं, उसने धीमे और दिफाई लहजे में जवाब दिया। कोशिश के साथ प्रोफेशनलिज्म भी जरूरी है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे की तालीम के दौरान कोई ड्रामा हो। असफंद यार का लहजा और भी कड़वा हो गया। वो कहकर कमरे से बाहर निकल गया। वो एक लम्हे के लिए चुप रही, फिर अयान की तरफ मुड़ी, जो मासूमियत से उसे ही देख रहा था। अयान, आप किताब खोलो और दोबारा से लिखने की मश्क प्रैक्टिस करो।
उसने नरमी से कहा, मगर दिल से सुबकी का एहसास न गया। असफंदयार के कड़वे अल्फाज उसको दुखी कर गए थे। बार बार आंखें धुंधला रही थीं। वो डॉक्टर के कमरे में बेचैनी से आगे पीछे टहल रहा था। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं और माथे पर पसीने के कतरे नुमाया थे। डॉक्टर फुरकान रिपोर्ट्स को गौर से देख रहे थे, लेकिन उनकी खामोशी असफंदयार के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो रही थी। डॉक्टर फुरकान, कुछ तो कहिए, आप तो उम्मीद दिलाते थे, अब खामोश क्यों हैं? असफंदयार की आवाज बेकरारी और खौफ से लरज रही थी। डॉक्टर फुरकान ने अपनी ऐनक उतारी और एक गहरी सांस ली। मिस्टर असफंदयार, मैं समझ सकता हूं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको झूठी उम्मीद नहीं दे सकता। असफंदयार एक लम्हे के लिए साकित हो गया। झूठी उम्मीद? क्या मतलब? आप क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर फुरकान ने रिपोर्ट्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये रिपोर्ट्स वाज़े तौर पर बता रही हैं कि कैंसर अब आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका है। उनकी हालत में बेहतरी का इम्कान बहुत कम है। हमने तमाम मुमकिन इलाज आजमा लिए, लेकिन क्या? असफंदयार ने अपनी मुट्ठियां सख्ती से बंद कर लीं। आप लोग तो कहते थे कि मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, फिर अब ये सब क्यों? मेरी मिसेस की जान बचाने के लिए कुछ भी करें, मैं पैसे की परवाह नहीं करता। ये पैसों की बात नहीं है मिस्टर असफंदयार। बाज़-औक़ात मेडिकल साइंस भी बेबस हो जाती है। इस वक्त इनकी बीमारी इस हद तक बढ़ चुकी है कि दवा और इलाज असर नहीं कर रहे। हमें अफसोस है, लेकिन अब इनके लिए ज्यादा से ज्यादा सुकून और वक्त की जरूरत है। असफंदयार के हाथ ढीले पड़ गए। वो कुर्सी पर गिरने के अंदाज में बैठ गया और अपनी पेशानी को हाथों से ढांप लिया। उसके जहन में महविश का कमजोर चेहरा घूमने लगा, वो चेहरा जो कभी जिंदगी से भरपूर हुआ करता था, लेकिन अब हर दिन के साथ मांद पड़ रहा था। डॉक्टर फुरकान, कोई और तरीका, कोई मौजज़ा? उसकी आवाज इतनी मध्यम थी कि डॉक्टर को सुनने के लिए झुकना पड़ा। हम दुआ के सिवा कुछ नहीं कर सकते मिस्टर असफंदयार, अल्लाह से दुआ करें, वही सबसे बड़ा शिफा देने वाला और मौजज़ा दिखाने वाला है। ये सुनकर असफंदयार खामोश हो गया। वो धीरे धीरे उठा और रिपोर्ट्स को बेदिली से समेटा और दरवाजे की तरफ फड़ गया। दरवाजे से बाहर निकलते हुए उसकी नजर अस्पताल की राहदारी में चलते मरीजों पर पड़ी, जो अपनी अपनी बीमारियों के साथ जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। गाड़ी में बैठते ही असफंदयार ने सर सीट से टिका लिया। उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। उसने महविश के साथ गुजरे लम्हे याद किए। वो मुस्कुराती हुई, अयान के साथ खेलती हुई और उसके साथ खुशगवार जिंदगी गुजारती हुई किस कदर हसीन लगती थी। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे वहां से कोई जवाब तलब कर रहा हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उन्हें साफ करते हुए ज़ेरे लब कहा, या अल्लाह, तू सब कुछ कर सकता है, तू अपने बंदे को उस आजमाइश से निकाल दे। रात गहरी हो रही थी, लेकिन असफंदयार के दिल में बेचैनी और सवालात का तूफान था। वो जानता था कि आगे का सफर मुश्किल है, लेकिन उसे अल्लाह पर भरोसा था कि वो उसकी दुआओं को जरूर सुनेगा। और फिर बहुत खामोशी से महविश उनकी जिंदगियों को वीरान करके घर के अंदर एक गहरी मौत सी खामोशी छाई थी, जैसे वक्त रुक गया हो। अयान अपने नन्हे हाथों से मुसलसल महविश के बेजान हाथ को हिला रहा था। करीबी रिश्तेदार सब जवान मौत के इंतकाल पर जमा थे। मामा उठे ना, आपको मेरे साथ खेलना है, वो बार बार यही कह रहा था। आंसू उसके गालों पर बहते जा रहे थे। हीरा अयान के करीब बैठी, लेकिन उसके पास कहने के लिए अल्फाज नहीं थे। उस 6 साल बच्चे के दुख के सामने वो खुद को बेबस महसूस कर रही थी। उसने अयान को अपने सीने से लगा लिया और धीरे से कहा, बेटा, मामा बल्ला के पास चली गई हैं, वो वहां खुश हैं। ये सुनकर अयान की सिसकियां कम होने का नाम नहीं ले रही थी। असफंदयार दरवाजे पे खड़ा था। उसके चेहरे पर गहरे सदमे के आसार थे, आंखों में नमी और दिल में एक नाकाबिले बर्दाश्त दर्द। वो करीब आया, अयान के पास बैठ गया और उसके सर पे हाथ रखा। बेटा, आपको मजबूत बनना होगा, मामा हमें देख रही हैं, वो नहीं चाहेंगी कि आप ऐसे रोएं। उसकी अपनी आवाज टूट रही थी और वो अपने आंसू जब्त नहीं कर पा रहा था। पापा मामा वापस क्यों नहीं आएंगी? मैं उनके बगैर कैसे रहूंगा? असफंदयार ने अयान को अपने गले से लगा लिया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। हीरा ने यह मंजर देखा तो उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। अयान, आपके पास पापा हैं और मैं भी हूँ। हम सब मिलकर आपको खुश रखने की कोशिश करेंगे। हीरा ने आगे बढ़कर अयान को संभाला था। असफंदयार की हालत उससे भी ज्यादा खराब थी। वो महविश के बेजान वजूद के पास जाकर खड़ा हो गया और उसे नम आंखों से देखने लगा। मैंने तुम्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मैं हार गया। उसकी आवाज में दुख और बेबसी थी।
आंसू उसके गालों पर बहते जा रहे थे। मामा उठे ना, अयान आपको बुला रहा है। अयान नन्हे हाथों से महविश के चेहरे को छूते हुए मासूमियत से रो पड़ा। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और उसकी ररसती हुई आवाज ने माहौल को मजीद गमगीन कर दिया। असफंदयार बेयकीनी की हालत में महविश के बेजान वजूद को देख रहा था। उसकी आंखों में अपना कोई आंसू थे और ना कोई हरकत। वो एक मुजस्मे की मानत खड़ा था, जैसे वक्त ने उसे जकड़ दिया हो। सर, अयान को संभाले, वो बहुत रो रहा है, हीरा ने नरमी से कहा। अयान की हिचकियां मजीद बढ़ गईं। पापा मामा क्यों नहीं उठ रही? हीरा आगे बढ़ी और अयान को आहिस्तगी से गोद में उठा लिया। अयान, मामा बल्ला के पास चली गई हैं, वो हमें ऊपर से देख रही हैं और वो चाहती हैं कि आप मजबूत रहें, बहादुर बने। उसका दिल भी बोझल हो रहा था। असफंदयार ने धीरे से अपनी नजरें उठाई। उसकी आंखें सुर्ख थीं लेकिन आंसू अब बहने से कासिर थे। वो महविश के करीब बैठा और उसके सर्द हाथों को थाम लिया था। तुमने वादा किया था कि हमेशा साथ रहोगी महविश। तुमने कहा था कि हमें कभी छोड़कर नहीं जाओगी। उसके अल्फाज टूटे फूटे और दर्द से लबरेज थे। पूरे घर में कोहराम मचा हुआ था। वो नाज़मीन एक कोने में खड़े रो रहे थे और रिश्तेदार सोगवार नजरों से असफंद और अयान को देख रहे थे। महविश की जुदाई ने सबको तोड़ के रख दिया था, लेकिन असफंदयार की हालत सबसे ज्यादा खस्ता थी। हीरा ने अयान को संभालते हुए कहा, आपके पापा को अभी आपकी जरूरत है अयान, आपको उनके लिए मजबूत बनना होगा। अयान ने अपनी नन्ही आंखों से हीरा को देखा और फिर सिसकते हुए हीरा के कांधे से लग गया। असफंदयार ने महविश के बेजान चेहरे को देखा, जैसे उसके जाने का यकीन न हो रहा हो। उसने धीरे से उसके बालों को सहलाया और फिर सर झुकाकर उसके हाथ को अपनी पेशानी से लगाया। घर की वो दीवारें जो कभी खुशियों की गूंज से गूंजती थी, आज मातम की आवाजों से भरी हुई थी। असफंदयार जो हमेशा मजबूत और बावकार नजर आता था, आज टूटा हुआ और बेबस दिखाई दे रहा था। हीरा अयान को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी अपनी आंखों में भी आंसू भर आए। शाम तक महविश की तदफीन कर दी गई, जहां महविश का वजूद हमेशा के लिए खामोश हो गया था। असफंदयार का दिल बोझल और गमजदा था, मगर उसके लबों पर कोई शिकवा या फरियाद नहीं थी। बस एक खामोशी थी जो उसके दर्द को मजीद गहरा कर रही थी। महविश को गुजरे 3 माह हो चुके थे, मगर असफंदयार उसके गम से रिहाई न पा सका। पापा आप बाहर क्यों नहीं आते? अयान ने मासूमियत से असफंदयार के कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर कहा। उसके नन्हे हाथ दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। हीरा ने अयान को आहिस्ता से पीछे किया और दरवाजा खोलकर अंदर झांका। कमरे की फिजा में एक अजीब सी खामोशी और बोझलपन था। दीवार पर महविश की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी, जिसके सामने असफंदयार एक सोफे पर खामोश बैठा था। उसके हाथ में महविश की चूड़ियां थी, जिन्हें वो बेख्याली में घूर रहा था। सर, अयान आपको बुला रहा है, हीरा ने आहिस्ता से कहा, लेकिन असफंदयार की नजरें तस्वीर से हटने का नाम नहीं ले रही थी। पापा मामा कहाँ हैं? वो कब आएंगे? अयान ने एक बार फिर सवाल किया और उसकी आवाज कमरे की खामोशी में गूंज उठी। असफंदयार ने बमुश्किल अपनी नजरें उठाई और अयान की तरफ देखा। बेटा, मामा वो अब हमारे साथ नहीं है। उसकी आवाज भारी और मध्यम थी, जैसे अल्फाज हलक से जबरदस्ती निकल रहे हों। अयान ने अपनी नन्ही उंगलियां असफंदयार के हाथ पे रख दी। हीरा ने अयान को आहिस्तगी से अपनी तरफ खींचा। अयान आओ, हम बाहर चलते हैं, पापा को थोड़ा आराम करने दो। लेकिन अयान जिद करने लगा, नहीं, मैं पापा के साथ रहूंगा। असफंदयार ने गहरी सांस ली और अयान की तरफ हाथ बढ़ाया। आ जाओ, मेरे पास बैठो। अयान फौरन भागकर उसकी गोद में बैठ गया। असफंदयार ने उसे अपने सीने से लगाया और उसकी आंखों से एक आंसू बहकर अयान के बालों में जज्ब हो गया। हीरा ये देखकर पलटी और आहिस्तगी से कमरे से बाहर आ गई। वो जानती थी कि असफंदयार को अयान की जरूरत है और असफंदयार को महविश के गम से निकलने में वक्त लगेगा। किचन में जाकर हीरा ने चाय बनाई और मुलाजमा से कहा, साहब के लिए खाना ले जाओ, लेकिन जोर मत देना, अगर वो ना खाएं तो छोड़ देना। रात का वक्त हुआ तो अयान सो चुका था। हीरा ने उसे उसके कमरे में लिटा दिया और वापस असफंदयार के कमरे की तरफ गई। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। अंदर असफंदयार महविश की तस्वीर के सामने बैठा हुआ था और तस्वीर से मुखातिब था। महविश, देखो, मैं आज कितना अकेला हूँ। अयान तुम्हें ढूंढता है और मैं तुम्हें अपनी सांसों में महसूस करता हूँ, लेकिन तुम कहीं नजर नहीं आती। उसके अल्फाज दर्द से लबरेज थे और उसकी आवाज कांप रही थी। हीरा ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि शायद इस वक्त खामोशी ज्यादा बेहतर होगी। वो धीरे से वापस पलट गई, लेकिन असफंदयार की मध्यम आवाज उसके कानों में गूंजती रही। महविश, मेरे पास वापस आ जाओ, ये दुनिया तुम्हारे बगैर वीरान है। अयान को माँ की जरूरत है, मुझे तुम्हारी।
उस रात असफंदयार के कमरे से उसके रोने की आवाज आती रही। वो शख्स जो कभी मजबूती और वकार की अलामत था, आज अंदर से मुकम्मल तौर पर टूटकर बिखर चुका था। यार, तुमने बहुत दिन लगा दिए ऑफिस आने में, दानियाल ने मुस्कुराते हुए असफंदयार को गले से लगाया। असफंदयार के चेहरे पर मुस्कुराहट का शायबा तक न था। वो धीरे से कुर्सी पर बैठ गया, जैसे किसी गैर मरई बोझ ने उसे झुका रखा हो। कैसे हो असफंद? दानियाल ने नरमी से पूछा, लेकिन उसके जवाब में सिर्फ एक सरसरी सा ठीक हूं सुनने को मिला। तुम्हारी हालत देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा। देखो यार, मैं तुम्हारा जिगरी दोस्त हूँ और तुम्हारे बारे में फिक्रमंद हूँ। दानियाल ने अपनी कुर्सी असफंदयार के करीब करते कहा। मैं ठीक हूँ दानियाल, बस वक्त चाहिए। असफंदयार की आवाज भारी थी और उसके लहजे में थकन वाज़ेह थी। ठीक है, तुम ठीक हो, लेकिन अयान वो कैसा है? दानियाल ने गहरी नजर से असफंदयार को देखा। हीरा उसे संभाल रही है, वो बहुत समझदार लड़की है। अयान वो ठीक है, असफंदयार ने सर झुकाकर जवाब दिया। यार, बच्चे को माँ की जरूरत होती है, तुम्हें ये बात समझनी होगी। अयान के लिए और तुम्हारे लिए भी। तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, दानियाल ने बराह रास्त कह दिया। असफंदयार ने चौंक कर दानियाल की तरफ देखा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं शादी कर लूं, महविश की जगह कोई और ले सकता है। ये सोच भी कैसे लिया तुमने? उसकी आवाज में गुस्सा और तकलीफ दोनों शामिल थे। यार, मैं तुम्हारी नहीं, अयान की बात कर रहा हूँ। उसकी जिंदगी में खला है जिसे भरना जरूरी है। वो एक मासूम बच्चा है और उसे माँ का प्यार चाहिए। दानियाल ने नरमी से समझाने की कोशिश की। दानियाल, मैं कभी दूसरी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं महविश का था और हमेशा उसी का रहूंगा। ये बात खत्म करो अभी और यही इसी वक्त। असफंदयार ने सख्ती से कहा और कुर्सी की पुश्त से टेक लगा ली। दानियाल ने गहरी सांस ली और सोफे की तरफ झुक गया। ठीक है, जैसा तुम कहो, लेकिन याद रखना, मैं ये सब तुम्हारे और अयान के भले के लिए कह रहा था। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। कमरे में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। असफंदयार ने खिड़की से बाहर झांका। दानियाल, कुछ चीजें वक्त के साथ ही ठीक हो सकती हैं, और महविश वो मेरी जिंदगी का हिस्सा थी और हमेशा रहेगी। उसकी आंखों में और लहजे में एक अजीब सी उदासी थी जो महविश की यादों के भंवर में उसे जकड़ रही थी। शाम का वक्त था। सूरज आहिस्ता आहिस्ता अपनी रोशनी समेट रहा था और आसमान पर नारंगी और गुलाबी रंगों का हसीन इम्तिजाज बिखरा हुआ था। असफंदयार घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। उसके कदम थके हुए थे और चेहरे पर गम की लकीरें वाज़ेह थीं। दिन भर का बोझ और महविश की यादों का वजन उसके कांधों पर था, जैसे जिंदगी एक बेमकसद सफर बन गई हो। वो अंदर आए तो हल्की हल्की हंसी की आवाज ने उसके कदम रोक दिए। डाउन से आती आवाजें गैर मुतवक्के थीं। उसने कदम आगे बढ़ाया और नजारा करने लगा। अयान फर्श पे बैठा खुशी से कह कहे लगा रहा था। उसके हाथ में रंगीन ब्लॉक्स थे और वो हीरा के साथ खेल रहा था, जो उसके साथ जमीन पे बैठी उसे हंसाने की कोशिश कर रही थी। पता है अयान, अगर आपने ये ब्लॉक यहाँ रखा तो आपकी इमारत सबसे ऊंची हो जाएगी। हीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मेरा टावर गिर गया, अयान हंसते हुए बोला और दोबारा ब्लॉक्स जोड़ने लगा। असफंदयार वहीं दरवाजे पर रुक गया। उसने पहली बार अयान को इतनी खुशी से हंसते और बेफिक्र होते देखा था। महविश के जाने के बाद अयान की हंसी जैसे कहीं खो गई थी, लेकिन आज वो हंस रहा था, मासूम, बेफिक्र और खुश। इस मंजर ने असफंदयार के दिल में अजीब से ख्यालात जगा दिए। दानियाल की बातें उसके जहन में गूंजने लगीं। अयान को माँ की जरूरत है, वो माँ के बगैर अधूरा है। वो सोच में डूब गया। हीरा की मौजूदगी ने जैसे अयान के दिल में खाली जगह को भर दिया था। असफंदयार को एहसास हुआ कि अयान हीरा के साथ कितना आरामदा महसूस करता है, जैसे वो उसके दिल को सुकून दे रही हो। क्या दानियाल ठीक कह रहा था? क्या अयान के लिए माँ की मौजूदगी वाकई इतनी जरूरी थी? लेकिन महविश की जगह वो खुद को ये सोचने पर भी मजबूर न कर पाया। वो अपनी जगह खड़ा रहा। नजरों के सामने अयान की हंसी और दानियाल के अल्फाज गडमड हो रहे थे। उसने गहरी सांस की और अपने कदम आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों की तरफ बढ़ा दिए। अपने कमरे में दाखिल होते हुए उसने दरवाजा बंद किया और बेड पर बैठ गया। उसके दिमाग में कई सवालात गर्दिश कर रहे थे। क्या वो महविश की यादों के साथ जिंदगी गुजार सकता है? क्या अयान के मुस्तकबिल के लिए उसे अपनी अना और जज्बात को एक तरफ रखकर सोचना चाहिए? हीरा के वजूद ने अयान की जिंदगी को बदल दिया था, लेकिन क्या वो खुद को इस हकीकत को कबूल करने के काबिल बना सकता था? ये सारी सोच ऑक्टोपस की तरह उसको जकड़े हुए थी। कमरे की खामोशी में सिर्फ उसकी गहरी सांसें सुनाई दे रही थीं। वो अपनी नजरें दीवार पर लगी महविश की तस्वीर पर जमाए बैठा रहा, जैसे जवाब उस तस्वीर में छुपा हो। रात का वक्त था, आसमान पर सितारे झिलमिला रहे थे और घर के अंदर खामोशी छाई थी। वो टूटा बिखरा अपने कमरे में बैठा था।
हीरा ने आहिस्ता सा दरवाजा खटखटाया और अंदर दाखिल हुई। हाथ में चाय की ट्रे थी, उसकी नजरें झुकी हुई थी। वो खामोशी से करीब आकर मेज पर चाय रखने लगी। रुको। असफंदयार की गहरी और थकी हुई आवाज ने उसे रोक दिया। वो पलटी और हैरानी से उसकी तरफ देखा। जी सन, उसने आहिस्ता से कहा। तुम अयान से कितनी मोहब्बत करती हो? उसने सीधा सवाल किया। उसकी नजरें अब भी तस्वीर पर जमी थीं। वो चौंक गए। वो समझ न पाए कि इस सवाल का मतलब क्या था। सर, ये बात आप क्यों पूछ रहे हैं? उसने हैरत से कहा, लेकिन असफंदयार ने उसकी बात काट दी। जो पूछा है उसका जवाब दो। उसकी आवाज में एक अजीब सी सख्ती दर आई। बहुत मोहब्बत करती हूँ सर, अपनी छोटी बहनों की तरह। अयान बहुत मासूम और प्यारा है। उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। असफंदयार ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में संजीदगी और गहराई थी। कुछ भी कर सकती हो? हीरा हैरानी और उलझन में पड़ गई। जी सर, आपका मतलब क्या है? असफंदयार ने गहरी सांस ली और कुर्सी से उठकर उसके करीब आया। उसके लिए, उसकी खुशी के लिए क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर हीरा का दिल धक से रह गया। वो साकित खड़ी रही, जैसे वक्त रुक गया हो। वो बेयकीनी से असफंदयार को देखने लगी। उसके होंठ हिले, लेकिन अल्फाज न निकल सके। बोलो, जवाब दो, क्या तुम अयान की खातिर ये कर सकती हो? असफंदयार ने दो टोक लहजे में कहा। हीरा ने हिचकिचाते हुए कहा, सर, ये आप क्या कह रहे हैं? आप किसी और से क्यों नहीं? कोई भी आपसे शादी के लिए तैयार हो सकती है, आपको मुझसे क्यों? असफंदयार ने उसकी बात काट दी। मुझे वो चाहिए जो अयान के दिल से जुड़ी हो, और वो तुम हो। तुमने अयान को खुशी दी है, उसे इस गम से निकाला है जो मैं नहीं कर सका, इसलिए मुझे ये कड़वा घूंट भरना पड़ रहा है। हीरा ने गहरी सांस ली। उसके दिमाग में ख्यालात की एक यलगार हो रही थी। वो कुछ देर खामोश रही। सर, मैं अपने घर की वाहिद कफील हूँ, ये शादी नहीं कर सकती। उसने असल जवाब पेश किया। उसकी फिक्र नहीं करो बिल्कुल भी, बस अपना जवाब दो। तुम्हारा दिल इस रिश्ते पर राजी है? उसने फिर से पूछा था। वो बेबस हो गई। ठीक है सर, मैं राजी हूँ, मगर मुझे पहले अपनी वालिदा से बात करनी होगी। उसने कुछ सोचकर हामी भर ली। असफंदयार ने सर हिलाया। जल्दी पूछकर बताओ, मैं मजीद देर नहीं करना चाहता। हीरा ने इस बात में सर हिलाया और आहिस्ता कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। उसका दिल किसी तूफान की जद में था। पीछे असफंदयार अपने ख्यालात में खोया हुआ महविश की तस्वीर की तरफ देखता रहा। निकाह का छोटा सा इंतजाम किया गया था, जिसमें सिर्फ चंद करीबी रिश्तेदार, हीरा की वालिदा और उसकी दो छोटी बहनें मौजूद थीं। महविश की मौत के बाद ये घर कभी खुशी की गूंज से भर ना पाया था, और आज भी ये तकरीब एक बोझल सुकून में ही लिपटी हुई थी। हीरा सुर्ख सादा लिबास में मलबूस थी। सर पे दुपट्टा था जो उसके चेहरे की मासूमियत को मजीद निखार रहा था। वो एक तरफ सर झुकाए बैठी थी। उसके दिल में अजीब से जज्बात की कशमकश जारी थी। वो जानती थी कि ये फैसला अयान के लिए है, लेकिन उसके दिल में खौफ और बेयकीनी भी जगह बनाए हुए थे। असफंदयार काली शलवार कमीज में मलबूस निकाहवां के सामने बैठा था। उसका चेहरा स्पार्ट था। आंखों में एक गहरी थकन और जिंदगी की तलखी का अक्स साफ नजर आ रहा था। उसने ये फैसला अपने बेटे की खुशी के लिए किया था, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में महविश की यादें अब भी गूंज रही थीं। निकाहवां ने आयात की तिलावत के बाद निकाह का आगाज किया। खामोशी उस लम्हे को मजीद वजनी बना रही थी। असफंदयार ने संजीदगी से कबूल है कहा। उसके लहजे में एक अजीब सी गहराई, जैसे वो खुद को इस नए सफर के लिए कायल करने की कोशिश कर रहा हो। और फिर हीरा ने भी कांपती हुई आवाज में इस रिश्ते को कबूल कर लिया। उसकी नजरें झुकी हुई थी। दिल में अजीब सा इज़्तिराब था। नजमा बेगम और आलिया और नबीला उसके करीब बैठी थी। उनकी आंखों में भी नमी थी। निकाह के इख्तिताम पर करीबी रिश्तेदारों ने दुआ की और आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। ये मुबारकबादें रस्मी थी, इनमें खुशी की वो चमक न थी। असफंदयार ने हीरा की तरफ एक नजर डाली। वो अभी तक सर झुकाए बैठी थी। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं। अयान अपने परिंदों के साथ एक कोने में खेल रहा था। उसके मासूम चेहरे पर खुशी थी, जैसे वो समझ भी न पाया हो कि क्या हो रहा है। लेकिन असफंदयार को मालूम था कि अयान के लिए ये सब कुछ जरूरी था। ये निकाह 2 दिनों का नहीं, बल्कि 2 फर्जों का बंधन था। एक तरफ अयान की खुशी तो दूसरी तरफ हीरा की कुर्बानी। ये सफर की शुरुआत थी, लेकिन असफंदयार और हीरा दोनों के दिलों में एक अनजान सा खौफ छुपा था, जो वक्त के साथ ही कम हो सकता था। रात के पुरसुकून लम्हे अपने साथ एक अजीब सा सकूत लेकर आए। वो अपने नए कमरे में बैठी हुई थी, जहां हर चीज महविश की याद दिलाती थी। उसके दिल में बेशुमार वसवसे और सवालात गर्दिश कर रहे थे। सादा सी सफेद चादर ओढ़े वो बेड के किनारे बैठी थी। नजरें झुकी हुई थीं और हाथ मुट्ठियां बनाए दामन में रखे हुए थे। असफंदयार कमरे में दाखिल हुआ तो उसके कदमों की आवाज पे हीरा ने सर उठाया।
वो पुरएतमाद अंदाज में कमरे के वस्त में खड़ा था। उसका चेहरा संजीदगी की गिरफ्त में था, आंखों में थकन और जिंदगी के तजुर्बात की झलक साफ नजर आ रही थी। तुम्हें अपने घर वालों के मुआशी हालात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आज से वो मेरी जिम्मेदारी है। अचानक असफंदियार की गहरी आवाज गूंजी। उसने चौंक कर उसकी तरफ देखा। इन अल्फाज ने उसके दिल में तशक्कुर की लहर दौड़ा दी। वो जानती थी कि असफंदियार खुश्क मिजाज है मगर अंदर से रहमदिल भी है। शुक्रिया सर। हीरा के होंठों से ये अल्फाज निकले। उसकी आवाज मध्यम और मोहतात थी। उसने नजरें झुका ली, जैसे अपने जज्बात छुपाने की कोशिश कर रही हो। शुक्रिया की जरूरत नहीं, बस अपने फराइज ईमानदारी से अदा करना। असफंदियार ने मुख्तसिर जवाब दिया और एक पल के लिए उसकी तरफ देखता रहा और फिर वो रुख मोड़कर अलमारी की तरफ बढ़ गया। हीरा ने एक नजर उसकी तरफ देखा, फिर खामोशी से अपने कपड़े उठाए और बाथरूम की तरफ चल दी। वहां जाते हुए उसके जहन में असफंदियार के अल्फाज बार बार गूंज रहे थे। वो सोच रही थी कि कैसे वो शख्स जो बज़ाहिर सख्त और दूर लगता था, दिल के इतने करीब हो सकता था। वापस आकर वो अपने बिस्तर पर खामोशी से लेट गई। उसके दिन में मुख्तलिफ ख्यालात गर्दिश कर रहे थे, लेकिन इन सब के बीच एक अजीब सा सुकून भी था। असफंदियार की शख्सियत एक पहेली की तरह लग रही थी, जिसे वो समझने की कोशिश कर रही थी। मैं अयान के कमरे की तरफ जा रहा हूँ, उसे देखना है, असफंदियार ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा और बगैर जवाब का इंतजार किए कमरे से बाहर निकल गया। हीरा ने उसे जाते हुए देखा, फिर आंखें बंद कर ली। आज की रात उसकी जिंदगी में एक नया बाब लेकर आई थी, लेकिन इस बाब के अल्फाज अभी धुंधले थे, जो वक्त के साथ वाजे होने वाले थे। वो चुपचाप आंखें मूंद कर सो गई, खुद को काफी थका हुआ महसूस कर रही थी। सुबह की खनक हवा खिड़कियों के पर्दे हिला रही थी। उसकी आंख खुली तो घड़ी पर नजर पड़ी। अभी सूरज मुकम्मल तौर पर नहीं निकला था। कमरे में वॉशरूम से पानी गिरने और शावर चलने की आवाज आ रही थी। असफंदियार जाग चुका था और फ्रेश हो रहा था। हीरा ने चादर एक तरफ की और आहिस्ता से बिस्तर से उठ गई। तब तक असफंदियार भी वॉशरूम से बाहर आ गया। उसके बाल गीले थे, वो हाथ में तौलिया लिए चेहरा खुश्क कर रहा था। उसने हीरा को एक नजर देखा, फिर खामोशी से अपने बाल ट्राई करने लगा। हीरा ने अपना दुपट्टा संभाला और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। फ्रेश होकर जब वो नीचे आई तो देखा कि मुलाजमीन नाश्ता बनाने में मसरूफ थे। किचन से पराठों की खुशबू आ रही थी। हीरा ने आगे बढ़कर काम में मदद करने की कोशिश की। प्लेटें तरतीब दी, जूस के लिए गिलास रखे और अयान के लंच बॉक्स के लिए सैंडविच तैयार किए। नाश्ता टेबल पर लगाने के बाद वो अयान को जगाने के लिए ऊपर आ गए। अयान गहरी नींद में था। उसका मासूम चेहरा तकिए पर सुकून से धरा था। हीरा ने नरमी से उसके गाल थपथपाए। अयान उठ जाओ बेटा, स्कूल के लिए देर हो रही है। अयान ने आहिस्ता से आंखें गोली और मुंह बनाते हुए करवट बदल ली। मैं अभी और सोना चाहता हूँ। हीरा ने मुस्कुराते हुए उसका कंबल खींचा। अच्छे बच्चों की तरह उठो वरना बाबा नाराज हो जाएंगे। ये सुनकर अयान थोड़ा सा हंसा और उठकर बैठ गया। हीरा ने उसे वॉशरूम भेजा और खुद उसको तैयार करने के लिए उसका यूनिफॉर्म निकाला। कुछ देर में वो अयान को स्कूल के लिए तैयार कर चुकी थी। अयान को नीचे लेकर जब वो डाइनिंग टेबल पर पहुंची तो असफंदियार पहले ही अपनी जगह पर बैठा था। मेरा बेटा आज बहुत अच्छा लग रहा है, वो अयान को अपनी गोद में बिठाकर मुस्कुराते हुए बोला। अयान ने खुश होकर नाश्ता शुरू किया और असफंदियार ने उसे अपने हाथों से निवाले बनाकर खिलाए। वो भी बैठी नाश्ता करती दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस कर रही थी। नाश्ता खत्म होने के बाद असफंदियार उठ गया तो हीरा ने जल्दी से अयान का बैग तैयार करके उसको पहना दिया। चलो बेटा, टाइम हो गया, स्कूल चलते हैं। असफंदियार ने अयान का हाथ पकड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। हीरा ने दरवाजे तक उन्हें खुदा हाफिज कहा और गहरी सांस खारिज करके अंदर आ गई। चलो, एक काम तो खत्म हुआ। उसने बर्तन समेटकर किचन की तरफ रुक किया और बाकी कामों में मसरूफ हो गई। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरने लगा था। हीरा ने आहिस्ता आहिस्ता असफंदियार और अयान के दिलों में अपनी जगह बना ली थी। वो दोनों का बेहद ख्याल रखती, अयान की जरूरियात पूरी करती और असफंदियार के लिए घर को सुकून का गहवारा बनाए रखती। असफंदियार भी अयान की खुशियों को देखकर मुतमईन हो गया। वो जान चुका था कि हीरा ने अयान को माँ जैसी मोहब्बत दे दी है और उसकी जिंदगी में कमी को पूरा करने की कोशिश भी कर रही है। अयान अब खुशमिजाज और हंसता खेलता बच्चा बन चुका था, जो स्कूल में भी नुमाया था। हीरा के खलूस और मोहब्बत ने असफंदियार को इतना मुतमईन कर दिया कि वो दोबारा अपने काम पर पूरी तवज्जो देने के काबिल हो गया। उस दिन असफंदियार मामूल के मुताबिक अपने ऑफिस में मौजूद था। सुबह के वक्त वो अपनी फाइल्स देखने में मसरूफ था जब उसके सेक्रेटरी ने आकर इतला दी, सर शहरयार खान आपसे मिलने आए हैं। असफंदियार ने नजरें फाइल से उठाई और मुख्तसिर जवाब दिया, उन्हें अंदर भेज दो। कुछ ही लम्हों में एक बुलंद कामत खुश लिबास शख्स कमरे में दाखिल हुआ। शहरयार खान एक कामयाब बिजनेसमैन, जाज़िबे नजर शख्सियत और मजबूत लहजे का मालिक। असफंदियार ने अपनी जगह से उठकर उसका इस्तकबाल किया।
आइए खान साहब, बहुत दिनों से आपसे मुलाकात का मुंतजिर था। शहरयार मुस्कुराते हुए हाथ मिलाते बोला। ये मुलाकात जरूरी भी थी असफंदयार, हमारे प्रोजेक्ट के लिए कुछ अहम बातचीत करनी है। दोनों अपनी कुर्सियों पर बैठ गए और गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो गया। शहरयार खान ने अपने नए बिजनेस आइडियाज और प्रोजेक्ट की तफसीलात शेयर की, जिन्हें असफंदयार ने गौर से सुना। खान साहब, आपका प्लान काफी मजबूत लगता है। मैं समझता हूँ कि ये हम दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा। शहरयार ने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया। यकीनन, और आपके तजर्बे के साथ ये प्रोजेक्ट कामयाब होने के इम्कानात और भी बढ़ जाएंगे। काफी देर तक बातचीत जारी रही और दोनों के दरमियान एक पेशावराना ताल्लुक के साथ साथ एक दोस्ताना रिश्ता भी बनने लगा। असफंदयार को शहरयार का अंदाज पसंद आया और वो जानता था कि उनके इश्तराक से उनके कारोबार को नई बुलंदियों तक पहुंचाया जा सकता है। मुझे खुशी है कि हम एक साथ काम करने जा रहे हैं असफंदयार। आपके साथ काम करना एक एजाज होगा। मुलाकात के इख्तिताम पर शहरयार ने कहा, मुझे भी यही उम्मीद है खान साहब, ये शराकत हमारे लिए कामयाबी की नई राहें खोलेगी। असफंदयार ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। शहरयार खान के जाने के बाद असफंदयार ने गहरी सांस ली और अपनी कुर्सी से टेक लगा ली। शहरयार खान को असफंदयार ने घर में आने की दावत दी। वो जैसे ही असफंदयार के बंगले में दाखिल हुआ, उसकी नजरें खुद बखुद हर चीज का जायजा लेने लगी। नफासत से सजा हुआ ये घर असफंदयार की शख्सियत की अक्कासी कर रहा था, मगर शहरयार की तवज्जो उन चीजों पर नहीं थी। जैसे ही काम करती हीरा पर नजर पड़ी तो एक लम्हे के लिए उसे सब कुछ धुंधला सा महसूस हुआ, जैसे वो किसी ख्वाब में खो गया हो। उसका मासूम सा खूबसूरत चेहरा, उसकी आंखों की सादगी और चाल में छलकती शाइस्तगी ने शहरयार को अजीब से ख्यालात में उलझा दिया। वो चाहकर भी अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। दिल में जैसे एक हलचल सी मच गई थी। उसके अंदर जैसे किसी ख्वाहिश ने जन्म लिया हो, एक ख्वाहिश जो निहायत घटिया और गलीज थी। वो अपने ख्यालात को झड़कने की कोशिश कर रहा था, मगर हीरा की हर हरकत, हर अंदाज उसके दिल को मजीद बेचैन कर रहा था। ये कैसे मुमकिन है कि इस जैसी हसीन दोशीज़ा असफंदयार के साथ हो? क्या वो उसकी कदर भी करता होगा? शहरयार के दिमाग में ख्यालात बनने लगे थे। इसी दौरान असफंदयार ने बातचीत शुरू की और शहरयार को अपने कामों के बारे में अपडेट देने लगा। शहरयार जो नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, उसकी तफसीलात जल्दी फाइनल करनी होगी। वक्त कम है और मैं चाहता हूं कि हम इस काम को किसी भी तरह मौसर तरीके से मुकम्मल करें। शहरयार ने खुद को काबू में रखते हुए सर हिलाया। बिल्कुल असफंदयार, ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए एक बेहतरीन कदम होगा। मैंने चंद निकात सोचे हैं, कल तुम्हें भेज दूंगा। असफंदयार ने बात जारी रखी, लेकिन शहरयार की तवज्जो बार बार बढ़ रही थी। उसका जहन अब भी हीरा के बारे में उलझा हुआ था। उसके अंदर की लालच बढ़ती जा रही थी, मगर वो बज़ाहिर काम की बातों में मसरूफ नजर आने की कोशिश कर रहा था। चाहे जो भी हो, उसने दिल में कहा था, ये हसीना मेरी सोचों से बाहर नहीं जा सकती, मुझे कोई रास्ता निकालना होगा। मगर असफंदयार जो काम के हवाले से संजीदा था, शहरयार की नजरों और ख्यालात के भेद से बिल्कुल बेखबर था। मुलाजमा चुपचाप चाय उनके सामने रख के चली गई। वो दोनों एक आरामदाह सोफे पर बैठे हुए थे। दरमियान में चाय के 2 कप और कुछ फाइलें रखी थीं। यार, एक बात पूछूं? शहरयार ने कॉफी का एक घूंट लेते हुए असफंदयार की तरफ देखा और बेसाख्ता मुस्कुराकर बोला, पूछो। असफंदयार ने नजरें फाइल से हटाई और सर हिलाकर कहा, तुम्हारी मिसेस तुमसे उम्र में काफी छोटी लगती हैं। शादी कैसे हुई तुम दोनों की? शहरयार ने हल्की सी हंसी के साथ कहा था। इस सवाल पर असफंदयार के चेहरे पर लम्हे भर के लिए संजीदगी छा गई। उसने गहरी सांस लेते हुए कॉफी का कप मेज पे रखा और फिर सुकून से जवाब दिया, बात यह है कि हीरा मेरे घर में नौकरी करती थी, अयान की केयर टेकर के तौर पर। मेरी पहली मिसेज महविश के इंतकाल के बाद अयान बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था, किसी की बात नहीं सुनता था, लेकिन हीरा के साथ वो अटैच था, उसकी बात मानता था। शहरयार गौर से सुनता रहा। उसकी नजरों में एक चमक सी आ गई। असफंदयार ने बात जारी रखी, अयान को नॉर्मल जिंदगी देने के लिए मुझे एक फैसला लेना पड़ा। यह फैसला मेरे लिए नहीं, मेरे बेटे के लिए था। मुझे लगता था कि अयान को एक माँ की जरूरत है और हीरा के साथ उसका ताल्लुक इतना मजबूत था कि मैंने ये कड़वा घूंट भर लिया। ओह, तो मतलब ये शादी सिर्फ अयान की वजह से हुई? शहरयार हल्की सी मुस्कुराहट छुपाने की नाकाम कोशिश करके बोला, हाँ, सिर्फ उसी के लिए। हम दोनों बस एक समझौते की जिंदगी गुजार रहे हैं। असफंदयार ने साफ कोई से काम लिया था। ये जाने बगैर के सामने वाला शिकारी था और इन कामों में माहिर और बलाग का हुस्न परस्त था। शहरयार ने इस बात में सर हिला दिया, मगर दिल ही दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। तो मतलब मेरा रास्ता साफ है, कोई रुकावट नहीं, कोई कांटा नहीं। हीरा बस एक मजबूरी की बीवी है और असफंदयार के दिल में उसके लिए कोई जज्बात नहीं। वो दिल ही दिल में सरशार हो गया। शहरयार ने मुस्कुराते हुए बात का रुख बदल दिया, लेकिन उसके शैतानी दिमाग में एक मंसूबा तरतीब पाने लगा।
ये मौका मेरे लिए सुनहरी है, बस थोड़ा सब्र करना होगा और दुरुस्त वक्त पर वार करना होगा। वो दिल ही दिल में सोचता रहा। असफंदयार जो अपनी बात खत्म कर चुका था दोबारा फाइलों में मशगूल हो गया, जबकि शहरयार अपनी जाहिरी मुस्कुराहट के पीछे अपने गंदे और नापाक इरादे छुपाए बैठा था। कमरे में मध्यम रोशनी फैली हुई थी। वो पलंग पर आलती पालती मारे बैठी अपने फोन की स्क्रीन पर नजरें जमाए हुए थी। इर्द गिर्द से बेखबर उसने दुपट्टा एक तरफ रख दिया और उसके सुनहरे बाल कांधों पर बिखरे हुए थे। कमरे की खामोशी में बस फोन की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। तभी कमरे का दरवाजा हल्के से खुला और असफंदयार अंदर दाखिल हुआ। वो कुछ कहने ही वाला था कि उसकी नजरें बेसाख्ता उस पर जम गईं। एक पल के लिए वो साकित हो गया, जैसे वक्त थम सा गया हो। उसके चेहरे पर छलकती मासूमियत और कुदरती हुस्न ने असफंदयार को हैरत ज़दा कर दिया। वो कयामत खेज सरापा लिए बैठी थी। हीरा ने सर उठाया और असफंदयार को दरवाजे पर खड़ा देखा तो जैसे करंट सा लगा। शर्म से उसका चेहरा दहकते अंगारे की तरह सुर्ख हो गया। वो झट से अपना दुपट्टा उठाने लगी, हाथों में लर्जिश थी और नजरें जमीन में गड़ी जा रही थीं। ये मैंने क्या कर दिया? वो दिल ही दिल में अपनी लापरवाही पर खुद को कोसने लगी। असफंदयार ने अपनी नजरें फौरन हटाई, मगर दिल की धड़कन बेकाबू हो चुकी थी। उसने गहरी सांस लेते हुए अपनी आवाज को मामूल पर लाने की कोशिश की और सलाम किया। अस्सलामुअलैकुम। हीरा ने बमुश्किल खुद को कंपोज करते हुए सर झुकाकर जवाब दिया। असफंदयार ने एक नजर मजीद उसकी तरफ देखा और फौरन अपनी निगाहों का जाविया बदल लिया। वो जानता था कि ये मुनासिब नहीं, मगर दिल के जज्बात काबू से बाहर होने लगे। ये लड़की, उसके दिल ने सरगोशी की, कितनी सादा और खूबसूरत है। उसके दिल ने एक बीट मिस की थी। वो अपनी जगह चंद लम्हों के लिए रुका और फिर खुद पर काबू पाने लगा। मैं बस ये बताने आया था कि अयान सो गया है, तुम भी आराम कर लो। उसकी आवाज में एक अनजानी नरमी थी जो खुद उसके लिए भी अजनबी थी। हीरा ने इस बात में सर हिला दिया, मगर कुछ कह न सकी। वो भी नजरें झुकाए हुए थी। दिल की धड़कन उसकी समातों में गूंज रही थी। असफंदयार ने पलटकर कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, मगर कदम उठाना मुश्किल लग रहा था। एक पल के लिए उसने रुककर गहरी सांस ली और खुद को समझाया, ये सिर्फ एक जिम्मेदारी और समझौता है असफंदयार, अपने दिल को काबू में रखो। उसने दरवाजे की तरफ देखा जहां से असफंदयार अब जा चुका था, मगर उसका दिल अभी तक उसकी मौजूदगी को महसूस कर रहा था। कमरे की खामोशी दोबारा लौट आई, मगर दोनों के दिलों में एक अजीब सी हलचल बपा हो गई थी। दोनों के दिल ही अजीब लय पर धड़कने लगे थे। असफंदयार काम के सिलसिले में शहर से बाहर था और घर में बस मुलाजमीन हीरा और अयान मौजूद थे। रात का सकूत हर तरफ फैला हुआ था। घर के माहौल में खामोशी छाई थी। बस अयान की हल्की हल्की सांसों की आवाज हीरा के करीब सुनाई दे रही थी। हीरा अयान के साथ बेड पर सो रही थी। चेहरे पर सुकून की हल्की सी झलक थी। शहरयार की शैतानी नीयत उसे असफंद के घर ले आई थी। वो किसी बहाने से बंगले के अंदर आया और उसकी नजरें अब हीरा को ढूंढ रही थी। वो जानता था कि असफंदयार शहर में नहीं है। कमरे का दरवाजा नीम खुला देखकर वो अंदर दाखिल हुआ। अयान और हीरा को साथ सोए देखकर उसके अंदर का शैतान जाग उठा। उसका दिल बेकाबू हो रहा था। हीरा के चेहरे पर पड़ती चांदनी उसे मजीद हसीन बना रही थी। शहरयार आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ उसके करीब आया। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर हीरा को छूने की कोशिश की, दरवाजा जोर से खुला। असफंदयार अंदर दाखिल हुआ और एक लम्हे के लिए मंजर देखकर ठटक गया। हीरा घबराकर जाग गई और शहरयार को अपने करीब देखकर शशतर रह गई। असफंदयार की आंखों में हैरत, गुस्सा और बेयकीनी के जज्बात वाजे थे। ये क्या हो रहा है शहरयार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसके लहजे में आग थी। मुझे नहीं मालूम ये यहाँ कैसे आए, मैं तो अयान के साथ सो रही थी। हीरा उसकी आंखों में बेयकीनी देखकर झट से बोली, यार गलत न समझो, मैं गलती से यहाँ आ गया बस। वो सफाई से झूठ बोल गया, मगर असफंदयार की नजरें शक में डूबी हुई थी। वो गुस्से से हीरा की तरफ मोड़ा। हीरा का दिल धड़क रहा था, आंखों में बेबसी के आंसू थे। मुझे नहीं मालूम ये क्यों आए हैं, मैं बिल्कुल बेखबर थी। मगर असफंदयार का दिल इस वक्त कोई दलील मानने को तैयार न था। उसकी आंखों में बेतमादी छलक रही थी। हीरा ने कुछ कहना चाहा, मगर अल्फाज उसके गले में अटक गए। शहरयार ने मौका गनीमत जानते हुए कहा, यार तुम ज्यादा ही शक कर रहे हो, कुछ नहीं हुआ यहाँ। मगर असफंदयार ने सख्त नजरों से शहरयार की तरफ देखा। तुम अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। शहरयार फौरन वहां से निकल गया, मगर असफंदयार के दिल में जो शक के बीज बो दिए थे वो बढ़ने लगे। हीरा अपनी सफाई देने की कोशिश करती रही, मगर असफंदयार के दिल में बेयकीनी और गुस्सा दोनों गालिब आ चुके थे। कमरे की फिजा खामोशी से भर गई, मगर अंदर ही अंदर तूफान जारी था। हीरा के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। कई घंटों से वो अपनी सफाइयां दे रही थी, हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि असफंदयार को ये यकीन दिला सके कि वो बेकसूर है, मगर असफंदयार की बेतमादी उसकी रूह को जख्मी कर रही थी। आखिरकार उसने गहरी सांस ली, आंखों में आंसू लिए और धीरे से कहा,
जब आपको मुझ पर यकीन ही नहीं, जब मेरा किरदार आपकी नजर में मशकूक हो गया है तो फिर मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। ये अल्फाज असफंदयार के दिल पर किसी खंजर की तरह लगे थे। एक लम्हे के लिए वो साकित हो गया, जैसे वक्त रुक सा गया हो। हीरा की बातों में वो अज़म था जिसने उसके दिल को जकड़ लिया। वो दिन ही दिन में जान चुका था कि ये लड़की झूठ नहीं बोल सकती। उसका दिल और किरदार दोनों शफ्फाफ हैं। हीरा ने अपनी नजरें झुकाई और अपने आंसू साफ किए। वो कमरे से जाने के लिए पड़ती तो असफंदयार के दिल में बेचैनी की एक लहर दौड़ गई। उसने फौरन कदम बढ़ाया। नहीं हीरा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। वो हैरत से रुकी, मगर उसकी आंखें अब भी भीगी हुई थीं। असफंदयार ने अपनी नजरें झुका दी। मैंने तुम्हें आजमाया, ये जानने के लिए मजबूर किया कि तुम अपने किरदार की हिफाजत के लिए किस हद तक जा सकती हो, और अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम वाकई सच्ची और पाकीज़ा हो। कोई भी हल्के किरदार की लड़की इस तरह अपने किरदार की सफाई देने के लिए अपने ऐशो आराम को दाव पर नहीं लगाती, ना ही महल जैसा घर छोड़ने का फैसला करती है। ये सुनकर हीरा की आंखों में आंसू भर आए, मगर इस बार आंसू गम के नहीं बल्कि सुकून और तशक्कुर के थे। वो धीरे धीरे असफन के करीब आए। उसकी तरफ देखते हुए कहा, आपने ये सब क्यों किया? क्या मेरा सच्चाई से भरपूर दिल काफी नहीं था? असफंदयार ने हीरा की तरफ बढ़ते हुए उसके आंसू साफ किए और नरम लहजे में बोला, मुझे अपने दिल की बात समझने में वक्त लगा, लेकिन अब जान गया हूँ कि तुम मेरी जिंदगी का वो सुकून हो जिसकी मुझे तलाश थी। तुम मेरी जिंदगी हो हीरा, और अब कभी भी मुझसे दूर जाने का सोचना भी मत। तुम्हें असफंदयार अली चाहने लगा है दिलो जान से। उसकी बातें सुनकर हीरा बेख्तियार होकर उसके सीने से लग गई, जैसे वो अपनी तमाम शिकायत और दुख भूल चुकी हो। असफंदयार ने उसे मजबूती से अपने बाजुओं में भर लिया, जैसे वो उसे कभी खुद से जुदा नहीं होने देगा। इस लम्हे दोनों के दिनों के दरमियान एतमाद की एक नई बुनियाद कायम हो चुकी थी, और वो जान चुके थे कि अब कोई भी उनके रिश्ते को तोड़ नहीं सकता। बहुत दूर रह लिया तुमने मुझसे, अब तुम्हारी खैर नहीं, तैयारी कर लो खुद को मेरी शिद्दतें सहने के लिए। वो अचानक से ही शौक हुआ था। उसकी मायनी खेज बेबाक बातों पर वो सुर्ख होती उसके सीने में मुंह छुपा गई। वो उसकी इस अदा पर एक जोरदार कहकहा लगाता उसको मजीद अपने करीब कर गया।